हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हम लोग आज अपना पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना जाए। आज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। एनसीईआरटी का जितना भी इंट्रोडक्शन है, हर चीज़ उसको बारीकी से समझाया जाएगा, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कहीं पे अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 9। आप लोग को पता है क्लास 11th बायोलॉजी चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होने वाला है आज, बायोमोलिक्यूल्स। यही हमारा चैप्टर होने वाला है आज, बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 खत्म करके आए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये हम लोग कंप्लीट करके आए हैं। यहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़े थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हर चीज़ को बारीकी से समझे थे। और आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें भी हम लोग हर चीज़ बारीकी से समझेंगे, हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, पिक्चर के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना क्या क्या है, पहले वही पार्ट चलेगा। हम लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है, इसका इंट्रोडक्शन। इसको समझे कैसे, बायोमोलिक्यूल्स को समझे कैसे। इंट्रोडक्शन में हम लोग वही पढ़ते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स को आखिर हम लोग समझे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर में यही हम लोग कवर करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स आखिर है क्या, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा आएगा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एनसीईआरटी को फॉलो करके ही चलेंगे। एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दिया गया है, सीरीज बना के वही टॉपिक को फॉलो करेंगे हम लोग, वही सीरीज को। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स फिर है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसके बाद वाला टॉपिक है प्रोटीन। फिर है पॉलीसेकेराइड। हम लोग कुछ टॉपिक ना प्रोटीन के अंदर ही हम लोग एमिनो एसिड पढ़ लेंगे, और प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड और एंजाइम, ये दोनों टॉपिक इसी के अंदर पढ़ लेंगे। प्रोटीन, एमिनो एसिड और एंजाइम, ये तीनों एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए तीनों को एक साथ पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, नहीं पता तो पता चल जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। बता सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आएगा, डीएनए और आरएनए, यही दोनों आएगा न्यूक्लिक एसिड में। नीचे तक दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है एकदम। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो तो हम लोग इसी में देख लेंगे, प्रोटीन्स के अंदर ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, एंजाइम भी देख लेंगे और एमिनो एसिड भी देख लेंगे। ये टॉपिक वहीं पे कवर हो जाएगा। फिर है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग जो है ना, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन मोनोमर्स एंड in a polymer नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन अ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। देखो ये जो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, ये हर चीज जो पढ़ेंगे ना, प्रोटीन क्या होता है, एक मोनोमर पॉलीमर होता है, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है,
तो वो जो मोनोमर्स अटैच होते हैं, जैसे ये एक एमिनो एसिड है, प्रोटीन जो बना होता है बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। आगे जब पढ़ेंगे फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एमिनो एसिड है। तो हर एक एमिनो एसिड किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होगा, किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नेचर क्या है, वही हम लोग को पढ़ना होता है यहाँ। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन मोनोमर्स, ये मोनोमर्स है, ये क्या है मोनोमर्स है, और बहुत सारा मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाया है। तो इस पॉलीमर के अंदर जो बॉन्ड है बना हुआ दो मोनोमर के बीच में, वो बॉन्ड का नेचर क्या होगा वो पढ़ना है हमको यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, सारा एक ही में कंक्लूड हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये दोनों एक ही साथ पढ़ लेंगे। फिर है द लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट, ये शायद फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना होता है। द लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है फर्स्ट चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। तो ये तीनों टॉपिक जो है एक साथ कवर हो जाएगा, ये तीनों टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक होगा। फिर यहाँ से हमको जो मेजर टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, मेजर टॉपिक होगा ये कहाँ गया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मेजर टॉपिक नहीं होगा। मेजर टॉपिक हमारा प्रोटीन, इम्यूनो एसिड, एंजाइम, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों जो होगा, ये प्रोटीन, इम्यूनो एसिड, एंजाइम, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों जो होगा ये मेजर हमारा होगा, मेजर टॉपिक। ये पॉलीसेकेराइड को ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये मत भूल, मतलब कि सोचने लगेगा कि सर कार्बोहाइड्रेट तो आया ही नहीं, सिर्फ पॉलीसेकेराइड आया। तो हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स में यही सारा टॉपिक पढ़ना है। अब तुम लोग पूछोगे कि सर हमको तो पहले बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही बताते, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर का नाम लिए थे, तो पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही बताते कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या, उसके बाद हमको ये बताते कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझाइए। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है, ये जितने भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, नाम मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, बहुत सारे एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो वही सारे मॉलिक्यूल से मिलके हम लोग भी बने हैं। हम लोग जब पढ़े थे फर्स्ट वाला चैप्टर, आप लोग को अगर याद हो तो पहला चैप्टर जब पढ़े थे तो वहाँ पे एक पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक टॉपिक पढ़ना था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का अंदर जो अरेंजमेंट है, बॉडी के अंदर जो भी चीज है उसका अरेंजमेंट किस टाइप से है उसके बारे में पढ़ना था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम लोग तो सिंपली पढ़ लेते हैं सेल, हमारा बॉडी किसका बना है, सेल का, और ये सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू, ये टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन, ये ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक इंडिविजुअल बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है। बट हम लोग ये नहीं जानते कि ये सेल भी तो किसी चीज का बना है। पिछला चैप्टर जब पढ़े तो वहां पे पढ़े थे ना कि सेल के अंदर बहुत सारा चीज पाया जाता है। सेल का जो मेम्ब्रेन है उसमें भी बहुत सारा केमिकल पाया जाता है, बहुत सारे प्रकार का केमिकल पाया जाता है, जैसे लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो सेल भी तो किसी चीज का बना है। तो सेल किसका बना होता है, सेल बना होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। किसका बना होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। और ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स किसका बना होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का। ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स किसका बना होता है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे करो उल्टा। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स किसका बना होता है, एटम्स का, या फिर बोल लो एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स किसका बना होता है, एटम्स का। केमिस्ट्री पढ़े होगे तो इतना पता होगा कि एटम जो होता है ये सबसे छोटा फॉर्म होता है, किसी भी चीज का सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है, एटम होता है। उन एटम से मिलके क्या बने होते हैं, एलिमेंट्स बने होते हैं। एलिमेंट से मिलके क्या बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स किस में पढ़ते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब लाइफ होता है। यहाँ इसको वर्ड को दो भाग में तोड़ो, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। वैसा केमिकल मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी में एक लाइन में डिफिनीशन दिया है। वो डिफिनीशन क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स का डिफिनीशन एक लाइन में एनसीईआरटी में दिया है, ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू
इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं लिविंग टिश्यू में उसको क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जितने भी कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो इसको पहले नोट कीजिए, पहले यहाँ से ये वाला नोट करना है, फिर ये नोट करना है, या तो फिर अगर बायोमॉलिक्यूल्स का डिफिनीशन पहले लिखना है तो बायोमॉलिक्यूल्स पहले हेडिंग लगाइए, उसके बाद ये डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद इसमें टॉपिक डाल लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर अगर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन मन करे तो ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हम इस चैप्टर में भी इसको नोट कर लें तो नोट कर लिया जाए। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। हो गया, मिटा दें इसको। और पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब समझ लेते हैं। अभी थोड़ा सा समझे थे, फिर से एक बार देख लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब। बायोमॉलिक्यूल्स को दो भाग में तोड़ के लिखो, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ या लिविंग, लाइफ बोल लो, लाइफ। बायो का मतलब लाइफ, और मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ लो केमिकल मॉलिक्यूल्स, या सिंपली मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स ही समझो, मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स लाइफ में प्रेजेंट है, लिविंग में प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल्स लिविंग में प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या भी लिखे थे कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड, इसका डेफिनेशन क्या लिखे थे? ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग, प्रेजेंट इन लिविंग इज called present in living tissue can be called biomolecules. Present in living tissue can be क्या, या is कर दो, is called बायोमॉलिक्यूल्स। देखो तो ये कार्बन कंपाउंड जो होता है, कार्बन कंपाउंड, देखो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड ये क्या होता है? कार्बन कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये हो गया मीथेन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हमारा क्या अल्कोहल। तो ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सारे में कार्बन प्रेजेंट है, तो सब क्या, सबका सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री को 3 भाग में करके पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री को पहले एक बार यहाँ पे आ जाओ, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री को हम लोग कितने भाग में करके पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में करके पढ़ते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, और एक क्या होता है? फिजिकल। तो फिजिकल से अभी लेना देना नहीं है, फिजिकल से अभी लेना देना नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग को बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे? जिसमें हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को डिस्कशन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ अगर डिस्कस किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे अभी ये वाला डिफिनेशन ये वाला दिए एग्जाम्पल, मीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। तो इसमें क्या है? कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा।
तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है तभी उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। जैसे CO2 यहाँ पे कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहना ये चाह रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है वो बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो कहना एनसीईआरटी फिर से इसके नीचे एक लाइन लिखा है कि बिना कार्बन कंपाउंड भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, बिना कार्बन कंपाउंड भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिमेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट, ये मिटाने दो यार, ऑल्सो प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। मतलब थोड़ा सा बात को घुमा के लिखा है, कार्बन कंपाउंड की जगह पे डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकता था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है उसको बायोमोलिक्यूल्स कहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है उसको बायोमोलिक्यूल्स कहा है, ठीक है। ये वाला चैप्टर ना हम लोग को 12th क्लास में ही पढ़ना है, केमिस्ट्री के 12th क्लास में। 12th में किस में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो हम लोग को पढ़ना है वहाँ पे केमिस्ट्री वाले लेवल से पढ़ना है, और यहाँ पे बायोलॉजी में जो पढ़ना है हम लोग को वो बायो वाले लेवल से पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम लोग को उसका पूरा स्ट्रक्चर, जितने भी चीज़ पढ़ेंगे ना यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका रेजोनेंस पढ़ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है, उसका आइसोमेरिज्म पढ़ना है। उतना यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उतना यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग लो लेवल का बात करेंगे, बायोलॉजिकल लेवल का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी तक आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़े नहीं होंगे, अगर वो सब बताने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो 11th में है बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में, उसी के लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। केमिस्ट्री को 3 भाग में पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल जो होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनमें होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इतना समझ में आया है। अब इसके बाद क्या है कि एनसीईआरटी जो इंट्रोडक्शन का पहला, मतलब कि जहां से चैप्टर स्टार्ट किया है हाउ टू एनालाइज वाला, उसके ऊपर जो लाइन लिखा है, कुछ लाइन उसमें लिखा है एनसीईआरटी कि बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स किससे बना, एलिमेंट से बना है, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स लिविंग में कौन कौन है, मान लो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ETC, ये सब है। ये लिविंग टिश्यू में ये सब एलिमेंट्स है लिविंग टिश्यू में। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर या एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस क्या लिखा है, एलिमेंटल एनालिसिस, हाँ, अगर हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू का अगर क्या करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस किसी भी लिविंग टिश्यू का अगर एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग अगर एक अर्थ क्रस्ट का एक सिंपल ले लें, मतलब कि अर्थ क्रस्ट कहने का मतलब क्या, मिट्टी का थोड़ा सा सिंपल ले लो, अर्थ क्रस्ट वही है ना, मिट्टी, या फिर अर्थ क्रस्ट, अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर। अब ये भी बता दें थोड़ा सा, अर्थ का 3 लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर अर्थ क्रस्ट कहलाता है, अर्थ क्रस्ट, ये वाला मेंटल कहलाता है, और नीचे वाला जो होता है उसको कोर कहते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है अर्थ का, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी हम उठा लें, ऊपर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं से थोड़ा सा मिट्टी उठा लें, उसके सैंपल को अगर एनालाइज करें, एलिमेंटल एनालिसिस करें, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, सैंपल ऑफ अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ छोड़ो वही लिखते हैं क्रस्ट, इसके अगर सैंपल को एनालिसिस किया जाए तो इसमें भी हम लोग को यही सेम टू सेम मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC, यही सब चीज़ मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, एक ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग था, ये वाला जो था हमारा एलिमेंटल एनालिसिस किए थे लिविंग टिश्यू पे, तो हमको ये एलिमेंट मिला था, ये एलिमेंट मिला था। और जब एक नॉन लिविंग का एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें भी यही सारा एलिमेंट्स मिल रहा है,
वही सारा एलिमेंट्स मिल रहा है जो हमारा लिविंग टिश्यू मिल रहा है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हो गया, लिविंग, ये लिविंग क्यों हो गया और ये नॉन लिविंग क्यों हो गया? बाकी ये एलिमेंट्स तो सारा सेम ही मिल रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया? व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस? तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि वैसे तो कोई डिफरेंस है नहीं, वैसे तो कोई डिफरेंस है नहीं, एलिमेंटल एनालिसिस करने पे हमको कोई पता चला नहीं, क्योंकि एलिमेंट सारे सेम हैं, नॉन लिविंग में भी वही एलिमेंट्स है और लिविंग में भी वही एलिमेंट्स है, कोई डिफरेंस है नहीं। बट डिफरेंस यहाँ पे दिखा, डिफरेंस यहाँ पे दिखा कि जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं, जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो नॉन लिविंग मैटर से कहीं ज्यादा होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट नॉन लिविंग मैटर से ज्यादा होता है उसमें प्रेजेंट। तो डिफरेंस क्या दिखा कि अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज amount of carbon and hydrogen with respect to other elements, with respect to other elements is higher in any living organism, in any living organism than in earth crust, ठीक है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, किससे? अर्थ क्रस्ट में जो जितना कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब इसका एक चार्ट बना के दिया गया है एनसीईआरटी में, कुछ इस तरह से परसेंटेज दिया गया है उसका, वेट परसेंटेज देखो यहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी रखे हैं साथ में, यहाँ पे देखो ये जो है, ये चैप्टर जैसे ही शुरू करेगा यहाँ से चैप्टर बायोमोलिकुल्स, इस चैप्टर के पहला पेज, दूसरा पेज पे दिया गया है, यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, ये कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग नेचर। मतलब कि एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया गया है कि लिविंग मैटर में और नॉन लिविंग मैटर में कितना वो प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज वेट उसका प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे हाइड्रोजन का चार्ट बनाया गया है, परसेंटेज वेट, इधर क्या दिया गया है? परसेंटेज वेट ऑफ, पहला एक में अर्थ क्रस्ट का दिया गया है, अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है, और एक दिया गया है ह्यूमन बॉडी में कितना प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट कितना है, ठीक है। और इधर एलिमेंट का नाम दिया गया, यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट दिया गया है हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14% प्रेजेंट होता है, 0.14% पूरे हाइड्रोजन का 0.14% वेट प्रेजेंट होता है कहाँ? अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी में 0.5% प्रेजेंट होता है। देख लो हाइड्रोजन ज़्यादा है कि नहीं अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। फिर कार्बन दिया गया है, कार्बन जो है ये अर्थ क्रस्ट में 0.03% वेट पाया जाता है, इसका पूरे कार्बन का 0.03% वेट ही सिर्फ अर्थ में पाया जाता है, और हमारे बॉडी में 18.5% पाया जाता है कार्बन। सोच लो कितना ज़्यादा है। ऑक्सीजन का बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट में 46.6% पाया जाता है, और हमारे बॉडी में 65.5% पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का बात कर लें तो नाइट्रोजन ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ज़्यादातर, अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम पाया जाता है नाइट्रोजन, और हमारे बॉडी में 3.3% पाया जाता है, हमारे बॉडी में 3.3% पाया जाता है। और किसका है फिर? सल्फर का दिया है, सल्फर जो है ये 0.03% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और 0.3% पाया जाता है हमारे बॉडी में। फिर है सोडियम का, देखिएगा एनसीईआरटी में मैच कीजिएगा सही लिख रहे हैं या नहीं, वैसे तो एनसीईआरटी से ही देख के लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर हो जाए तो मैच कीजिएगा। सोडियम है अर्थ क्रस्ट में 2.8% है, और हमारे बॉडी में 0.2% है, हमारे बॉडी में इसका अमाउंट कम होता है अर्थ क्रस्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। और भी है, कैल्शियम का दिया है, कैल्शियम 3.6% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और हमारे बॉडी में 1.5% पाया जाता है, हमारे पूरे बॉडी का 1.5% कैल्शियम होता है। फिर मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में 2.1% पाया जाता है और हमारे बॉडी में 0.1%। सिलिकॉन है, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 27.7% पाया जाता है और हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, या पाया भी जाता है नेग्लिजिबल है, हमारे बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो ये तो हो गया कंपोनेंट कंपैरिजन, एलिमेंट कंपैरिजन कि कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट कंपैरिजन। बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे जो लिविंग टिश्यू में, हम भी तो लिविंग है ना, तो लिविंग टिश्यू में जितने भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। और लिविंग टिश्यू में बायोमोलिक्यूल्स के अलावे या कार्बन कंपाउंड के अलावे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिमेंट्स का नाम दिया है, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे यहाँ पे है ना, ये सल्फर ले लो, सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब इनऑर्गेनिक में है, इनऑर्गेनिक। वैसे ऑक्सीजन में इनऑर्गेनिक में ही आएगा, बट ये ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन, अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब इनऑर्गेनिक है। तो ये सब भी तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ये दोनों कौन, ये दोनों ऑर्गेनिक है। इधर दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, पक्का नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, छोड़ो, दिखने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन से लेके नीचे तक जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, और ऊपर हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों ऑर्गेनिक एलिमेंट है। तो ये दोनों भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ये सब भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक एलिमेंट दोनों प्रेजेंट है। जो ऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ ही इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी लगे होते हैं, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में ऐड करते हैं। ठीक है, और कुछ बच गया इसमें, और तो कुछ नहीं बचा, बस इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसमें नोट क्या क्या करना है वो बता रहे हैं, ये तो पहले बताएं। इसमें नोट करना है ये व्हाट इज डिफरेंस वाला। ये बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस किए तो क्या मिला, लिविंग टिश्यू में भी ये मिला और नॉन लिविंग टिश्यू में भी वही मिला, सिमिलर। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया है कि डिफरेंस दोनों में क्या था, बस इतना ही लिखना है और ये दोनों लिखना है। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, हाउ टू एनालाइज बायोमोलिक्यूल्स, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोनेंट्स, जो कि अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोनेंट्स वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्या बच गया, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब बायोमोलिक्यूल्स में कितने प्रकार का केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसी के बारे में पढ़ना है, उसी को हम लोग एनालिसिस करना है, कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने आसपास के फ्रेंड जितने भी अपने आसपास के सर्कल में सबको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं पे दिक्कत हुआ हो समझने में तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है।